हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। कैसे हो गाइस? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे सोइल साइंस और आज पढ़ेंगे अपन मृदा जल, सोइल वाटर कि मृदा जल क्या है, ये किस रूप में पाया जाता है। जो अपन कृत्रिम रूप से जो सिंचाई करते हैं पौधों की, क्या वो संपूर्ण जल पौधों को प्राप्त होता है या फिर नहीं होता है? होता है तो कौन सा जल प्राप्त होता है? इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वर्गीकरण की ये कितने प्रकार का होता है और इसके जो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, कि जल का कार्य क्या है, ये पौधे के हित में कौन कौन से कार्य करता है, तो वो सभी अपन देखेंगे। कि कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना कुछ भी नहीं। तो गाइस जल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे व्यर्थ ना बहाए, जितना बचाओगे उतना ही हमें फायदा होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अपन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मृदा जल। तो गाइस हर बार मैं हर क्लास में यही कहता हूं कि रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, समझने की कोशिश करोगे वो हमेशा याद रहेगा। रटा हुआ थोड़े दिनों तक याद रहेगा लेकिन हमेशा याद नहीं रहेगा, लेकिन समझा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। और साथ फिर एक बार यदि समझ में आ गया तो आप अपने साथियों को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकते हो। ठीक है गाइस, तो देखिए मृदा जल, मृदा जल क्या है? जो जल कहां पर उपस्थित हो, मृदा में, वही चीज क्या है? मृदा जल। जो जल मृदा में उपस्थित हो वही जल क्या है? मृदा जल। अब मृदा जल मृदा में उपस्थित तो होता है, लेकिन ये उपस्थित होता कहां पर है? तो ये रंध्रों में उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है? रंध्रों में। अच्छा रंध्र क्या होते हैं? तो देखिएगा इस रंध्र होते हैं जैसे ये मिट्टी के कण है। क्या है? मिट्टी के कण। अब मिट्टी के कणों के बीच में जो आपने देख रहा, ये देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला स्थान जो मैं ग्रीन कर देता हूं इसको थोड़ा, ये वाला जो स्थान है ये क्या है? स्पेस। एक कण से दूसरे कण के बीच में जो रिक्त स्थान है, ठीक है, वही चीज क्या है? रंध्रावकाश। वही चीज क्या है? रंध्रावकाश। अच्छा रंध्रावकाश में उपस्थित क्या होता है? तो इस रंध्रावकाश में जल और वायु, या तो जल उपस्थित होगा या वायु उपस्थित होगी, दोनों एक साथ कभी भी उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है गाइस, अपने संगठन में बात की थी कि 25% जल होता है, 25% वायु होती है। यहां पर या तो जल प्रेजेंट होगा या फिर वायु प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो रंध्र आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो जल है ये इसके कार्य क्या है, मुख्य कि काम क्या क्या करता है ये पौधे के हित में। तो देखिएगा इस सबसे पहले बात करते हैं अपन कि एक तो बात हो गई कि ये कहां पर उपस्थित होता है? रंध्रावकाशों में उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है? रंध्रावकाशों में उपस्थित होता है। ठीक है गाइस, रंध्र आप समझ गए, कणों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान। सेकंड बात करें कि जो पौधे का, अब पौधा संपूर्ण पौधा है, तो संपूर्ण पौधा है तो वो 100% है। ठीक है, अब जो 100% में जो भाग है इसका कितना? 70 से 95% जो भाग है वो किसके द्वारा बना होता है? जल के द्वारा बना होता है। ठीक है गाइस, 100% में से 70 से 95%, 95% जो भाग है पौधे का वो किसके द्वारा बना होता है? जल के द्वारा बना होता है। ठीक है गाइस, फिर देखें कि जो विलय ऑक्सीजन है, विलय ऑक्सीजन है, इसका कार्य भी कौन करता है गाइस? जो विलय ऑक्सीजन होती है, विलय ऑक्सीजन, इसको मृदा तक कौन पहुंचाता है? मृदा तक कौन पहुंचाएगा? जल। वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको विलय के रूप में मिलाकर जल के साथ, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O, तो देखो इसमें क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है ना। तो जल के साथ विलय होकर मृदा में पहुंचाता है कौन? ऑक्सीजन को, जल। ठीक है, फिर बात करें कि जैसे अब पौधा क्या करेगा? भोजन बनाएगा, खाने के या अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करेगा? भोजन तो बनाएगा। तो भोजन किसके रूप में बनाता है? सूर्य की उपस्थिति में। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा क्या बनाता है? अपना भोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो कार्य करता है भोजन के रूप में, उसमें भी मुख्य भूमिका कौन निभाता है? इस जल निभाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा क्या बनाएगा? भोजन। और उसमें भी उसकी अहम भूमिका किसकी होती है? जल की होती है, पानी की होती है। ठीक है गाइस, और बात करें जैसे कुछ मृदाएं होती है, जैसे बलुई मृदा होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, और ठंडी भी क्या होती है? जल्दी होती है। तो अधिक गर्म व ठंडी, अधिक गर्म व ठंडी होना, इसका भी मुख्य कार्य कौन करेगा? जल करेगा।
कोई मृदा है वो जल्दी गर्म हो रही है या फिर जल्दी ठंडी हो रही है, तो उसमें भी अहम भूमिका किसकी होगी, जल की होगी। ठीक है गाइस, फिर बात करें कि जो पोषक तत्व है, अब पोषण के रूप, पोषण भी तो प्राप्त करेगा ना, वो किसके द्वारा देंगे अपन, जल में, जल के साथ देंगे। तो पोषक तत्वों का कार्य या पोषक तत्व जो देंगे पौधों को, वो भी किसके द्वारा देंगे, या इसमें भी अहम भूमिका किसकी होती है, जल की होती है। ठीक है गाइस, तो देखो रंध्रावकाश में उपस्थित होता है कौन, जल। 70 से 95% भाग किसका बना होता है, संपूर्ण जल का। पौधे की बात करें तो विलय ऑक्सीजन के रूप में कार्य करेगा कौन, जो मृदा में ऑक्सीजन जाएगी उसके रूप में भी जल। फिर बात करें प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी कौन भूमिका निभाता है, जल। फिर बात करें कि अधिक गर्म और अधिक ठंडी जो मृदा होती है उसमें भी अहम भूमिका किसकी होती है, जल की होती है। फिर बात करें पोषक तत्वों के निर्माण में, या पोषक तत्व जो पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाने का कार्य करता है, वो भी कौन करेगा, जल करेगा। कौन करेगा, जल। इसी के आधार पर, इन सभी कार्यों के आधार पर इसके क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण है वो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया गाइस, 2 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो है जैविक, एक तो है कौन सा, जैविक, और एक है भौतिक। यहां पर अपन बात करेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे गाइस। तो जो जल है, जो मृदा जल है, इसको इसके कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से देखेगा इस, फर्स्ट तो है भौतिक, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, सेकंड है जैविक वर्गीकरण। सेकंड कौन सा है, जैविक वर्गीकरण। इसमें जो इंपॉर्टेंट है गाइस, वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट इसके क्लासिफिकेशन, लेकिन क्वेश्चन जहां से ज्यादा पुटअप होता है वो किस क्लासिफिकेशन से होता है, भौतिक से होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन से होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, अब भौतिक वर्गीकरण क्या होता है और जैविक वर्गीकरण क्या होता है, तो देखिए भौतिक जो वर्गीकरण होता है इसमें अपन मृदा के कणों की बात करेंगे कि मृदा का जो कण है कितना भारी है, कितना मोटा है, इसमें जल धारण क्षमता किस मृदा में अच्छी होती है या किस मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, इन सभी की चर्चा तो किसमें देखेंगे अपन, भौतिक वर्गीकरण में। और जो जैविक वर्गीकरण इसमें देखेंगे कि जो जल है जो अपन मृदा में देते हैं वो कौन सा जल या किस रूप में पौधों को प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा जल है जो पौधों को प्राप्त होता ही नहीं है, सिंचाई के रूप में जो जल देते हैं वो किसमें देखेंगे गाइस, जैविक वर्गीकरण में। तो मुख्य इससे क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 है, भौतिक वर्गीकरण और जैविक वर्गीकरण। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करेंगे, यहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरी पृथ्वी, उसमें जो जल है वो कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा इसका ध्यान रखना। संपूर्ण जल की बात करेंगे, यहां पर किसकी बात करेंगे, संपूर्ण जल की। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो गाइस इसका थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले बात करें होलार्ड, कौन सा है, होलार्ड। सेकंड है चेसार्ड, चेसार्ड को कई बार केसार्ड भी कह देते हैं, केसार्ड। ठीक है गाइस, थर्ड है एकार्ड, थर्ड कौन सा है, एकार्ड। तो संपूर्ण जल की अपन बात करें, जो पृथ्वी पर उपस्थित जल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, होलार्ड, चेसार्ड, चेसार्ड को एकार्ड भी कहते हैं, और लास्ट में एकार्ड। तो देखिए इसको अपन थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा जल होलार्ड है, कौन सा जल एकार्ड है और कौन सा जल चेसार्ड है। तो देखिएगा जो होलार्ड है ये है संपूर्ण जल, ये तो कौन सा हो गया, संपूर्ण जल हो गया। इसकी बात करें तो ये पौधों को प्राप्त होता है। ठीक है, इस पौधों को प्राप्त, जो पौधों को, यहां पर अपन संपूर्ण जल की बात करें तो पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है, चेसार्ड या केसार्ड। अब इसको अपन गहराई से देखेंगे, वो थोड़ा आगे आएगा। ठीक है, अब एकार्ड ये अनुपलब्ध जल है, ये कौन सा जल है गाइस, अनुपलब्ध जल, जो ना तो पौधों को प्राप्त होता है और ना ही किसी और को, ये फ्री है, किसी को प्राप्त नहीं होता। ठीक है गाइस, इसका थोड़ा ध्यान रखना। होलार्ड, चेसार्ड और एकार्ड। होलार्ड हो गया संपूर्ण जल, चेसार्ड हो गया जो पौधों को प्राप्त होता है, और एकार्ड हो गया जो अनुपलब्ध जल है। ठीक है गाइस, इसके हमने कार्य देखे, इसका क्लासिफिकेशन देखा, 2 प्रकार का होता है, और जो संपूर्ण जल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन है, पहला जैविक और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा जल को 2 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन भौतिक वर्गीकरण, जिसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो अब देख लेते हैं इसके भागों के बारे में।
क्लासिफिकेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से था, जैविक और भौतिक। तो पहला हम पढ़ेंगे यहां पर भौतिक वर्गीकरण। फर्स्ट कौन सा है? भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, भौतिक वर्गीकरण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है काफी बार। एक तो क्वेश्चन यहां पर भी बन जाता है कि निम्न में से भौतिक वर्गीकरण का प्रकार है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखिए इसके 3 टाइप है। सबसे पहले अपन बात करें गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, इसके भागों के नाम आपको याद होने से, गुरुत्वाकर्षण। सेकंड है केसीय जल, या इसको केशिकीय भी कह सकते हैं अपन, केशिकीय जल। थर्ड है गुरुत्वाकर्षण हो गया, केशिकीय जल हो गया, और थर्ड है आर्द्रता ग्राही जल। थर्ड कौन सा है? आर्द्रता ग्राही जल। अब देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को और किस नाम से जान सकते हैं। तो यह है स्वतंत्र जल, जो फ्रीडम रहता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र जल। केसीय जल, या इसको अपन केसीय भी कह सकते हैं, और थर्ड है आर्द्रता ग्राही जल। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। केसीय जल को कहते हैं अपन इंग्लिश में कैपिलरी। क्या कहते हैं? कैपिलरी, कैपिलरी वाटर। ठीक है गाइस। फिर बात करें जो आर्द्रता ग्राही है, इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल। क्या कहते हैं गाइस? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल। ठीक है गाइस, तो ये इसके पार्ट हो गए। अब देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जल क्या होता है, केशिकीय जल क्या होता है, और जो आर्द्रता ग्राही जल है ये क्या होता है। इसके बारे में अपन डायग्रामिकली थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए गाइस, ये एक मिट्टी का कण है। क्या है? ये एक मिट्टी का कण है। ये मिट्टी है, इसमें ये मिट्टी का आप क्लोड कह सकते हो उसको, या कण कह सकते हो। इसके चारों तरफ अपन पानी लगा देते हैं। ये हो गया क्या? ये पानी हो गया। ठीक है गाइस, क्या हो गया? ये पानी हो गया। अब यहां पर ये पानी की बूंद लगा देंगे। अब देखते हैं कि इसमें, अब ये मिट्टी का कण है, अब मिट्टी के कण के चारों ओर क्या है? पानी, बोले तो नमी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण जल है ये कहां पर उपस्थित है, केशिकीय जल कहां पर उपस्थित है, और आर्द्रता ग्राही कहां पर उपस्थित है। तो देखिए यहां पर जो जल होगा वो तो कौन सा होगा? केशिकीय जल या केशिकीय जल। यदि आपको ये डायग्राम यदि याद हो जाता है तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यहां पर बात करें तो ये है गुरुत्वाकर्षण जल। कौन सा जल है गाइस? गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल, जो नीचे ही नीचे है। ठीक है, ये किसी भी पौधों को ये काम में बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, अब यहां पर जो बीच में उपस्थित है वो कौन सा जल है? आर्द्रता ग्राही। कौन सा जल है गाइस? आर्द्रता ग्राही। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मिट्टी का कण है, इसके चारों ओर ये क्या है? जल, पानी है। सबसे ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा पानी होगा? केशिकीय जल होगा। इसके आगे थोड़ी बात करें मध्य में, तो कौन सा होगा? आर्द्रता ग्राही जल होगा। और जो नीचे नीचे है, जो फ्रीडम है, स्वतंत्र जल है, वो कौन सा जल होगा? गुरुत्वाकर्षण जल होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की, फिजिकल की। अब इसको और थोड़ा देख लेते हैं आगे। तो गाइस अपन बात कर रहे थे फिजिकल क्लासिफिकेशन ही। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, जो इसको 3 पार्टों में बांटा गया था अपने। एक था गुरुत्वाकर्षण जल, जो नीचे नीचे जो जल प्राप्त हो रहा था वो गुरुत्व जल था, एक आर्द्रता ग्राही जल था, और एक केशिकीय जल था। तो देखिएगा जिसको अपन बार के रूप में, जो ये बार है ये क्या इनकी यूनिट है कि इतने बार पर ये जल प्राप्त होगा, इतने बार पर ये जल प्राप्त होगा। लेकिन इसमें कॉमन बात है कौन सी, कि यदि बार लेंगे तो बार वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। और यदि एटीएम में लेते हैं, एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दाब है, वो पॉजिटिव में आएगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो अपन ने बार में लिया है तो सभी जो मान है वो किस में है? सारे के सारे नेगेटिव है। किस में है? नेगेटिव। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जी
ये आपको इस क्रम में याद होना चाहिए, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस ये। और यहां से क्वेश्चन काफी बार हर एग्जाम में, एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेवल हाई हो या लो हो, सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है और ये आपको याद होना चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर प्रॉपर नोट्स इसके बना सकते हो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र क्षमता। किसकी बात करेंगे? क्षेत्र क्षमता, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी। तो गाइस रटने की कोशिश, फिर बार बार मैं यही कहूंगा, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। बस शब्द को तोड़ने की कोशिश क्या करो, उसमें से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, क्षेत्र क्षमता, क्षेत्र फील्ड, क्षमता मतलब उस क्षेत्र में कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है कि वो पानी को कितने समय तक रोक सकता है। जैसे यहां पर अपन बात करेंगे जल धारण क्षमता की। किसकी बात करेंगे? जल धारण क्षमता की, कि किस मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, किसकी खराब होती है या कम होती है। तो जो क्ले मृदाएं होती है, जिनके कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं, रंध्र क्या होते हैं? उनमें अधिक होते हैं, तो उनकी जो जलधारण क्षमता होती है वो क्या होती है गाइस? अच्छी होती है। किसकी तुलना में? बालू मृदा की तुलना में, क्योंकि बालू मृदा के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, इसलिए उनकी जलधारण क्षमता कैसी होती है? कम होती है। यहां पर अपन बात करें, दो बल होते हैं गाइस, एक संसंजन बल होता है और एक आसंजन बल होता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन दो के बारे में, एक संसंजन बल होता है और एक आसंजन बल होता है। तो देखिएगा, स का मतलब हो गया समान, और ए का मतलब क्या हो गया? असमान। समान का मतलब जैसे पानी के कण है, एक पानी का कण दूसरे पानी के कण से क्या हुआ होता है? चिपका हुआ होता है, तो समान हो गई। यहां पर बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि पानी को आप ऊपर से डालते हो तो एक धार के रूप में पानी की क्या बनती है? धारा बन जाती है। तो वो कैसे बनती है? धारा क्यों बनती है? जब अपन पानी ऊपर से डालते हैं तो पानी की धारा क्यों बनती है? क्योंकि पानी का एक कण दूसरे कण से क्या हुआ होता है? चिपका हुआ होता है, इसलिए पानी की क्या बनती है गाइस? धार बनती है। फिर बात करें आसंजन बल की, तो इसमें कण क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसे आप चम्मच में पानी डालते हो, ठीक है, तो जो पानी के कण है वो काफी बार नीचे यहां पर चिपके हुए होते हैं, ठीक है, लटके हुए होते हैं। तो ये कौन सा काम करेगा? बल, आसंजन बल काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये पानी का जो कण है ये किससे चिपका हुआ है? चम्मच से चिपका हुआ है। जो चम्मच है वो किसकी है? स्टेनलेस स्टील की। तो पानी का जो कण है वो किससे चिपका हुआ है? स्टेनलेस स्टील की चम्मच से। तो फर्क हो गया, यहां पर पानी का कण किससे चिपका हुआ है? चम्मच से, लेकिन यहां पर पानी का कण पानी से चिपका हुआ होता। ठीक है गाइस, तो ये बल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसलिए मिट्टी का कण और पानी का कण आपस में चिपका हुआ हो तो कौन सा बल कार्य करता है? अधिकतर आसंजन। लेकिन अच्छा बल कौन सा होता है गाइस? संसंजन बल, क्योंकि इसमें पानी का कण किससे चिपका होता है? केवल पानी से ही चिपका हुआ होता है। तो क्षेत्रीय क्षमता, फील्ड कैपेसिटी की किसकी कितनी कैपेसिटी होती है? तो क्षेत्र क्षमता पर जो पानी प्राप्त होगा वो कितने बार पर प्राप्त होगा इस 0-0.33 बार पर। और यदि एटीएम लेते हैं, वायुमंडलीय दाब लेते हैं, तो यहां पर क्या नहीं आएगा? माइनस नहीं आएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्र क्षमता कितने बार पर प्राप्त होता है? तो कितने पर प्राप्त होगा? 0.33 बार। देखिएगा, ये आपको रटने, इसको भी आपको रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि यहां पर देखो मान है जो यहां से बढ़ता हुआ है, 0.33 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर 1000 है, और फिर लास्ट में कितना है? 10,000 है। क्रम क्या है? बढ़ रहा है। ऊपर से देखो तो घट रहा है, नीचे से देखो तो बढ़ रहा है। इसको रटने की कोशिश मत करना। फिर है आर्द्रता ग्राही जल। सेकंड कौन सा है? आर्द्रता ग्राही जल। अब आर्द्रता का मतलब क्या होता है गाइस? नमी। जो वायुमंडलीय जो नमी होती है, जैसे ओस, नाम तो सुना ही होगा आपने। तो वायुमंडल में जो नमी होती है वो मृदा के, जैसे मिट्टी नीचे आएगी, जो नमी है वायुमंडल की वो कहां पर आएगी? मृदा में आएगी। ठीक है, तो वो कौन सी नमी है? आर्द्रता ग्राही जल, जो पौधों को प्राप्त नहीं होती। ठीक है गाइस, मृदा के कणों में उपस्थित जो नमी है कहां से आई? वायुमंडल से आई। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई? आर्द्रता ग्राही जल हो गया, जो पौधों को प्राप्त नहीं होता। ये कितने बार पर होता है? तो गाइस ये होता है -15 बार पर। नेक्स्ट बात करें केशिकीय जल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है? तो वो है केशिकीय जल या कैपिलरी जल। ये कितने बार पर प्राप्त होगा? इस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। तो ये होगा -31 बार पर। पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है? केशिकीय जल। जैसे अपन सिंचाई करते हैं कृत्रिम रूप से,
मान लो कोई पौधा है, उस पौधे को अपने 1 लीटर पानी दिया, तो क्या संपूर्ण 1 लीटर पौधा पानी को पिएगा या ग्रहण करेगा? बिल्कुल नहीं। उसमें से कुछ पानी तो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ जाएगा जब पौधा ग्रहण करेगा, कुछ मिट्टी के कणों के रूप में नीचे चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और फिर कुछ जो शेष रहेगा पानी, वो पानी कौन सा होगा? केसीय जल। जैसे ये मिट्टी के कण है, क्या है गाइस? मिट्टी के कण है। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं। ये मिट्टी के कण है। मिट्टी के कणों के बीच में क्या उपस्थित होते हैं गाइस? रंध्र उपस्थित होते हैं। मिट्टी के कणों के बीच में क्या उपस्थित है? रंध्र उपस्थित है। तो रंध्रों के बीच में क्या उपस्थित होगा? जल। तो ये जल है वो एक धार के रूप में या ऐसे संरचना बन जाएगी, ठीक है। तो ये जल कौन सा जल प्राप्त होता है? फिर केसीय जल, जो पौधों को मुख्य रूप से प्राप्त होता है, जो कितने बार पर प्राप्त होगा? -31 बार पर। फिर क्या करते हैं? थोड़ा इसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। तो ये कितने बार पर होता है गाइस? -1000 बार पर। फिर उसको और सुखाते हैं, ओवन में ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। वो कितने पर सुखाते हैं गाइस? -10,000 बार पर, ठीक है गाइस। हवा में सुखाया किसको? और पानी को, तो फिर ये 1000 बार पर। और यदि ओवन में और सुखाते हैं इसको, तो वो कितने बार पर होगा? -10,000 बार पर, ठीक है गाइस। तो ये हुआ इसका भौतिक वर्गीकरण। अब देख लेते हैं कि जो केसीय जल है वो कितने बार से कितने बार तक प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो -0.33 से लेकर -31 बार तक जो जल है, या इसकी जो कैपेसिटी है बार की, वो कौन सा जल होगा? केसीय जल होगा। क्वेश्चन आ जाए कि जो केसीय जल है वो कितने बार से कितने बार तक प्राप्त होता है? तो 0.33 से 31 बार तक कौन सा जल होगा? केसीय जल होगा या कैपिलरी जल होगा। तो गाइस की जो केसीय जल है, ये क्या संपूर्ण जो केसीय जल है ये पौधों को प्राप्त होता है क्या? तो गाइस केसीय जल भी संपूर्ण पौधों को प्राप्त नहीं होता। इसमें से भी जो प्राप्य जल है, कौन सा जल? प्राप्य जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गहराई में से क्वेश्चन पूछता है गाइस, तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो केसीय जल है उसमें से भी जो प्राप्य जल है वो पौधों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और वो कहां तक होता है? 0.33 से लेकर 15 बार तक प्राप्त होता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, 0.33 से लेकर 31 बार तक, -31 बार तक तो कौन सा होगा? केसीय जल होगा। और केसीय जल में से कौन सा जल निकालेंगे? प्राप्य जल, जो पौधों को पूर्ण रूप से कंप्लीट, ये प्राप्य जल किसको प्राप्त होता है? पौधों को प्राप्त होता है। वो कितने बार तक होता है? तो 0.33 से लेकर 31 बार तक कौन सा जल प्राप्त होगा? प्राप्य जल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, केसीय जल में से भी कौन सा जल जो पौधों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है? तो गाइस वो है प्राप्य जल। ये हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है गाइस। उम्मीद है सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। गाइस जो बार है ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। क्या है इसकी? यूनिट। जैसे 1 बार बराबर कितना होता है? 1 बार बराबर होता है 0.98 ATM, जो वायुमंडलीय दाब होता है। 1 बार बराबर कितना होता है? 0.98 ATM, ठीक है गाइस। ये बात की फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब बात करेंगे जैविक वर्गीकरण के बारे में। तो गाइस भौतिक वर्गीकरण के बारे में हमने बात की, अब बात करेंगे जैविक वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? अतिरिक्त जल होता है, उपलब्ध जल होता है, स्थायी मुरझान बिंदु होती है, और एक होती है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है, और एक होता है अनुपलब्ध जल। स्थायी मुरझान बिंदु और अस्थायी मुरझान बिंदु। तो गाइस मुरझान को अपन मलानी बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मलानी बिंदु, या तो अस्थायी मुरझान बिंदु या अस्थायी मलानी बिंदु और स्थायी मलानी बिंदु, ठीक है गाइस। तो देखिए सबसे पहले अतिरिक्त जल। अतिरिक्त जो अनुपलब्ध होता है, जो पौधों को प्राप्त नहीं होता, वो कितने बार पर होता है? जैसे भौतिक वर्गीकरण में था जो बार यूनिट थी, वैसे सेम लगभग किसमें है? जैविक वर्गीकरण में। जो कितना है गाइस? 0.33 या -1/3 एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय दाब। सेकंड है उपलब्ध जल, जो पौधों को प्राप्त होता है। कैसे? इसको अपन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं गाइस? अस्थायी मलानी बिंदु। तो गाइस अस्थायी मलानी बिंदु क्या होता है? इसका मतलब अस्थायी है, स्थायी तो नहीं है, दोबारा तो होगा। तो मान लो कोई पौधा है और वो सूख गया, उसको पानी की या उसमें अपन ने क्या नहीं की? सिंचाई नहीं की, और बिना सिंचाई या पानी की कमी से वो क्या हो गया? सूख गया।
सूखने के बाद यदि उसमें अपन पानी देते हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो बिंदु कौन सा हो गया, या वो अवस्था कौन सी हो गई, अस्थायी मैलानी बिंदु। इसका मतलब सूखने के बाद में उसमें हमने क्या किया, सिंचाई की, सिंचाई करते पौधा क्या हुआ, फूट गया, या उसमें क्या हुआ, हरा भरा हो गया। तो वो कौन सी कंडीशन है, अस्थायी। स्थायी मुरझान बिंदु मतलब परमानेंट, वो हमेशा के लिए क्या हो गया, सूख गया। सूखने के बाद कितना ही पानी दो, हमेशा उसे पानी देते रहो, लेकिन फिर भी क्या होगा, हरा भरा नहीं होगा। तो वो कौन सी स्टेज है गाइस, स्थायी मुरझान बिंदु। उम्मीद आपको ये समझ में आ गई होगी। तो जो अस्थायी मैलानी बिंदु या उपलब्ध जल है वो कितने बार पर होगा, -15 बार पर होगा। स्थायी मुरझान बिंदु कितने पर होगा, 31 बार पर होगा। और जो अल्टीमेट है गाइस, ये कितने पर होगा, -60। और अनुपलब्ध जल है वो कितने पर होगा, -10,000 बार पर। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अतिरिक्त जल पौधों को प्राप्त नहीं होता, ये फ्री होता है। ठीक है, अस्थायी मुरझान बिंदु, अस्थायी जो वो स्टेज पौधा वापस क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। इसमें स्थायी में क्या होगा, हमेशा के लिए पौधा सूख जाता है, 31 बार पर होगा, ये -15 पर होगा। और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट -60 पर होगी। और अनुपलब्ध जो जल है वो 10,000 बार पर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखते हैं जो अनुपलब्ध जल होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो 0.33 या -1/3 से लेकर 15 तक तो कौन सा जल होता है गाइस, अनुपलब्ध जल होता है। और जो अनुपलब्ध जल, दोनों ही अनुपलब्ध है, क्योंकि ये लगभग इनमें से पौधों को किसी भी प्रकार का कोई जल अच्छे रूप से प्राप्त नहीं होता। तो -31 से लेकर -10,000 बार तक कौन सा जल होगा, वो होगा अनुपलब्ध जल। ठीक है गाइस, तो देखा हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, भौतिक वर्गीकरण और जैविक वर्गीकरण। उम्मीद है सभी को मृदा जल का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, और एक बात उम्मीद होगी ये सभी को पता होगा कि जो जेट 2020 का जो टेस्ट है वो 2 अगस्त को है। गाइस आपके पास बहुत कम समय है, अब जुलाई माह चल रहा है, अब तो गिनती जो है उल्टी शुरू हो गई। बहुत कम समय आपके पास, अच्छी तैयारी करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम होगी। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो सीख नहीं पाता, अनपढ़ तो वो है जो सीखने की कोशिश ही नहीं करता। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा हुआ है उसको सारा नॉलेज है, ये जरूरी नहीं है। जो प्रैक्टिस करेगा रेगुलर वही उस मंजिल तक जाएगा, उस सीढ़ी तक जाएगा जिस तक वो जाना चाहता है। तो गाइस बहुत कम समय आपके पास, यदि आपने रेगुलर मेहनत की है, संघर्ष किया है, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और केवल टाइम पास किया है तो गाइस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो टाइम है वो गुजर चुका है। और जो टेस्ट होता है अब की बार तो आपको बहुत अधिक समय मिला है, 3 से 4 महीने अधिक समय मिला है, 3 से 4 महीने का। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो गाइस आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। और खासकर 12th वालों को तो बहुत अच्छा समय मिला अब की बार, उनको 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है, लेकिन अब की बार 4 से 5 महीने का समय मिला है। यदि तैयारी की है तो 12th के साथ आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और यदि केवल लॉकडाउन में मजा ही लिया है तो गाइस कुछ नहीं हो सकता, फिर तो ये टाइम जा चुका है। और ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका था आपके पास गाइस, तैयारी की है तो। क्योंकि आपको पता कब चलेगा, जब आपके साथ वाले स्टूडेंट का टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि खास समय उस समय यदि तैयारी कर लेता। ठीक है गाइस, धन्यवाद।